दफन कर देना चाहती है। ये जो सरकार एक एक करके आपके सारे अधिकार छीन रही है। सीए एनआरसी का कानून पास करवा लिया सरकार ने, राज्यसभा से भी लोकसभा से भी, लेकिन इस देश के सबसे बड़े तानाशाह की इतनी औकात नहीं है, उसके गुर्दे में इतना दम नहीं है कि आज भी उसे लागू कर पाए। मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां मुस्लिम समाज की वो जिंदा थी, लड़के दिखाया, सरकार की औकात नहीं कि लागू करवाए। आज भी हमें भी एक दिन गोली मारी जाएगी, ये मालूम है हमें। बीजेपी को जिस दिन लगेगा हम इतना बड़ा खतरा उनके लिए हो गए हैं, उस दिन गोली मार देगी, मुझे मालूम है। सरकार की इतनी औकात नहीं है कि किसी कानून वापस न ले, उसे लेने ही पड़ेंगे। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, अच्छे साथियों की तलाश है। बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन राजनीति समझने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ी सी गंभीरता उसके लिए चाहिए। तो हम बहुत सोच समझ के लोगों को जोड़ रहे हैं। बहुत लोग चाहते तो अभी यहीं पे 500 लोगों को पद दिए जाते थे, लेकिन नहीं, हम नहीं, क्योंकि पद देना एक अलग बात है, पद की जिम्मेदारी समझते हुए कोई व्यक्ति पद ग्रहण करे और काम करे, यह बिल्कुल अलग बात है। और ये इसलिए है साथियों कि हमारी लड़ाई जिनसे है, हमें उन्हें समझना पड़ेगा जरूर। अगर हम उन्हें नहीं समझते, अगर हम उनकी राजनीति को नहीं समझते, उनकी चालाकियों, उनकी तिकड़मबाजियों को नहीं समझते, हम में से कोई भी राजनीति नहीं कर सकेगा। राजनीति का यह नहीं है कि आपने किसी पार्टी में पद लिया और एक बोर्ड छपवाया, तख्ती अपने घर पर लगाई, गाड़ी पे लिखवा दिया कि भैया मैं इसका पदाधिकारी हूं, और काम कुछ नहीं। और जब मैदान में बात आई भिड़ने की, लड़ने की, जवाब देने की, तो पता लगा कि तुम दबा के भाग गए। तो ऐसे साथियों की जरूरत राजनीति में नहीं है। इसलिए हम बहुत सोच समझकर अच्छे साथियों को जोड़ते हैं। और लड़ाई बहुत बड़ी है, और हम इस लड़ाई को लड़ने में समर्थ भी हैं, सक्षम भी हैं, और जो विरोधी हैं, जो दुश्मन हैं, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देकर परास्त करने की भी ताकत हम रखते हैं साथियों। रात दिन घटनाएं आपके साथ आसपास देख रहे हैं, घट रही हैं रात दिन। ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन कुछ ना कुछ बुरा इस देश के लोगों के साथ में नहीं हो रहा, हर दिन हो रहा। लेकिन लोग चुप हैं, लोग डरे हुए हैं। तुम्हें किस बात का डर है भाई? किस बात के लिए चुप हो तुम? तुमने एक कहावत सुनी नहीं है क्या कि मां भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती अगर वो रोता नहीं, अगर आवाज नहीं करता, बोलता नहीं। एक बहुत देसी कहावत है, बहुत बेसिक कहावत है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं, मां भी समझेगी कि सब ठीक ठाक है। तो रोना तो पड़ेगा ना, बोलना तो पड़ेगा ना, लड़ना तो पड़ेगा ना। इसलिए आवाज अपनी उठाओ और बुलंद आवाज उठाओ। इस देश में कौन माई का लाल है जो तुम्हारी आवाज को रोक सकेगा? किसके गुर्दे में इतना दम है जो तुम्हारी आवाज को रोक सकेगा? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, 5-6 साल से लगातार सरकार से लड़ रहा हूं, और सरकार को उसी की भाषा में जवाब देता हूं। मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, मुझे तो अभी तक मार नहीं पाए, तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे? अरे मैं खड़ा हुआ तुम्हारे साथ में, लड़ो तुम, और कानूनी तरीके से लड़ना सिखाऊंगा तुम्हें। किसी की भी मजाल नहीं जो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देख जाए। चलो तो सही साथ में, साथ में चलो। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनकी आज जयंती हम मना रहे हैं, ऐसा महान व्यक्तित्व जिसने कभी किसी को गाली नहीं दी। देखा कभी आपने, कभी सुना है बाबा साहब के वीडियो या उनके लिखी हुई किताबें पढ़ी हैं? देखा कभी किसी को गाली दी? किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा नहीं कहा, किसी को थप्पड़ नहीं मारा, कभी लाठी तो छोड़ा डंडा भी नहीं उठाया, कोई तोप तमंचे नहीं उठाए, लेकिन कलम की ताकत से, कानून की ताकत से, अपनी बुद्धि से इस देश का 3500 साल का
इतिहास बदलकर तुम लोगों को अधिकार दे दिए, जीने का अधिकार दे दिया कलम की ताकत से। तो जो कलम की ताकत है, जो कानून की ताकत है, जो संविधान की ताकत है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। हर किसी को कितना ही बड़ा अन्यायी हो, अत्याचारी हो, कितना ही बड़ा अपने आप को तुर्रमखा समझता हो और कितना ही भी बड़ा तानाशाह हो, कानून और संविधान के सामने झुकना पड़ता है। कलम की ताकत के सामने झुकना पड़ता है। ये ताकत हमारे बाबा ने हमें दी। इस ताकत का इस्तेमाल करो और बोलो, बुलंद आवाज में बोलो, लड़ो। अगर लड़ोगे नहीं तो हमारे भाई, हमारे साथी सरफराज अहमद साहब ने शेर सुनाया था ना, आपको याद होगा जो वो शेर सुनाया, मुझे याद नहीं है लेकिन इतनी बात मुझे उसकी याद है शेर की, कि आने वाली नस्लों को बचाने के लिए हम ही को लड़ना पड़ेगा, हम ही को लड़ना होगा। हम लड़ेंगे तो ही हमारी औलादें बचेंगी, तो ही हमारी नस्लें बचेंगी, तो ही हमारा समाज बचेगा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये मीटिंग इसी के लिए है। ये जो हम रात दिन घूम रहे हैं, सर्दी में घूमते रहे, गर्मी में घूम रहे हैं, लगातार रात को 12-12, 1-1 बजे तक लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, किसके लिए? अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए। यह जिम्मेदारी है हमारी, और अगर हम अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, हमारी आने वाली औलाद, हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगे। हम सबको समय भी निकालना होगा, पैसा भी लगाना होगा और पूरे मन से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज की तारीख में जो सरकार आपको पूरी तरह से दफन कर देना चाहती है, यह जो सरकार एक एक करके आपके सारे अधिकार छीन रही है, आपसे पढ़ने का अधिकार छीना जा रहा है। नई शिक्षा नीति में शिक्षा को पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, निजी हाथों में। और निजी हाथों का मतलब आप समझते हैं कि फीस उसकी इतनी बढ़ जाएगी, ये जितने यहां बैठे हैं इनकी तो बात ही छोड़ो, अच्छों की ताकत नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा पाए। सरकार सारे अधिकार दे रही है, अपना स्कूल खोलो भाई और अपनी फीस अपनी मर्जी से निश्चित करो। तो जिन लोगों के पास में खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके तन पर कपड़ा नहीं है, जिन 80 करोड़ लोगों को इस देश की सरकार 5 किलो अनाज देने की बात कह रही है, ये मानते हुए कि इस देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, उन 80 करोड़ लोगों के बच्चों का क्या होगा? कहां जाएंगे उनके बच्चे पढ़ने के लिए? क्या पढ़ पाएंगे? जब सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा तो नहीं पढ़ पाएंगे ना। अंतर आप इसको ऐसे समझो कि प्राइवेट होने से क्या होता है, आप प्राइवेट दुकान पे जाओगे तो प्राइवेट दुकान पे अपना मुनाफा लेके सामान आपको देगा, देता है नहीं देता? और जब वही सामान आप राशन की दुकान से लेने जाते हो तो राशन पे कितनी सस्ती मिलती है आपको? वो चीज मिलती है नहीं मिलती है? यही है सरकारी और प्राइवेट में अंतर। जो चीनी आपको प्राइवेट में 40 रुपए 45 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो मिलती है, सरकारी दुकान पर वही चीनी आपको 17 रुपए में मिलती है। यह है स्थिति। इसलिए इस देश में सरकारी स्कूलों का होना, सरकारी अस्पतालों का होना निहायत जरूरी है, लेकिन सरकार आपसे ये सारी चीजें छीन रही है। और वो छीन क्यों पा रही है? क्योंकि इस देश में मुर्दों की संख्या ज्यादा हो गई है। मुर्दे जो बोलते नहीं, मुर्दे जिन्हें केवल आप कब्रिस्तान में दफन कर सकते हो, शमशान में जला सकते हो, जिनसे आवाज नहीं निकलती। इसीलिए सरकारें ये सब कर पा रही है। और जब ये मुर्दे बोलते हैं, जब इन मुर्दों में जान आ जाती है, तो सरकार घुटने पर आ जाती है। और इस देश का जो तानाशाह अपने आप को सब कुछ समझ रहा है, वो मोदी जैसा तानाशाह भी घुटनों पर आ जाता है। 3 उदाहरण बताता हूं, इसको समझ जाओगे आप। सीए एनआरसी का आंदोलन चला, सबने लड़ा,
इस देश के मुस्लिम समाज की माताओं ने, बहनों ने, मेरी बच्चियों ने, बेटियों ने पूरी ताकत से वो लड़ाई लड़ी। मैंने पूरे देश में उस लड़ाई में मैं साथ रहा। मुझे हर जगह की बात मालूम, हर जगह किस तरह से लड़ाई लड़ी। बिहार में, कर्नाटक में मुझे सुनने के लिए 25-25, 30-30 हजार महिलाएं रात को 10-10, 11-11 बजे तक मीटिंग्स में रहती थी। इस तरह से काम किया। और मेरी उन्हीं माताओं, उन बहनों की ताकत थी कि सरकार घुटनों पर आई। सीए एनआरसी का कानून पास करवा लिया सरकार ने, राज्यसभा से भी, लोकसभा से भी, राष्ट्रपति के साइन भी करवा लिए, और गजट में नोटिफिकेशन होता है वो भी कर लिया। लेकिन इस देश के सबसे बड़े तानाशाह की इतनी औकात नहीं है, उसके गुर्दे में इतना दम नहीं है कि आज भी उसे लागू कर पाए। करवा लिया पास, लागू करने की हिम्मत नहीं है। किसकी ताकत थी? उनकी जो जिंदा थे। और वो कौन थे? मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां, मुस्लिम समाज की वो जिंदा थी। लड़के दिखाया। सरकार की औकात नहीं कि लागू करवाए आज भी। यह है जिंदा होने का सबूत, और यह है जिंदे लोगों की ताकत। और इसी के साथ साथ बहुजन समाज के लोगों ने, आप जिन्हें सीधे शब्दों में कहते हो दलित समाज के लोगों ने, जब SC/ST कानून में सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया, सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया, तो दलित समाज के नौजवान लोग लड़े, और इतनी मजबूती से लड़े 2 अप्रैल 2018 को कि एक ही दिन में बिना किसी लीडर के नेतृत्व के, बिना किसी की मदद के, अपने दम पर समाज लड़ा और झुकाया सुप्रीम कोर्ट को भी और झुकाया केंद्र सरकार को भी। दोनों झुके। सुप्रीम कोर्ट ने भी दूसरी बेंच बना के कानून में बदलाव किया, फिर से जैसा था वैसे ही बनाया, और सरकार ने भी संसद में बिल ला के बदलाव किया। यह है जिंदों की ताकत। कितने से लोग थे जो लड़े? कोई बात नहीं, अगर हमारे समाज के 16 नौजवान बच्चे शहीद हुए, क्या दिक्कत है? बिना दिए हुए कुछ मिलता नहीं, बिना कुर्बानी के कभी किसी को मिलता नहीं। आज तक मिला नहीं, आगे भी मिलेगा नहीं। हम भी जिंदा रहने वाले हैं, हमें भी एक दिन गोली मारी जाएगी, ये मालूम है हमें। बीजेपी को जिस दिन लगेगा हम इतना बड़ा खतरा उनके लिए हो गए हैं, उस दिन गोली मार देगी, मुझे मालूम है। लेकिन इस बात से मैं घबराता नहीं। ये तो सब चलता है। जब आप संघर्ष करते हैं, कुर्बानी देनी ही पड़ती है, और लड़ाइयां और संघर्ष और बदलाव जो होता है वो कायरों के लिए नहीं है, वो इस देश के जो शेर हैं उनके लिए। आप सबने देखा किसान आंदोलन, देश में 13 महीने किसान आंदोलन चला। हम कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर उस आंदोलन में रहे। FIR भी हुई, मेरे खिलाफ भी मुकदमा हुआ, लेकिन मैं डरा नहीं। और मैंने अपने किसान भाइयों से कहा, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, सारे मुकदमे मैं लड़ूंगा, फिर ही लड़ूंगा, और दावा करता हूं कि किसी एक की भी सजा होने नहीं दूंगा। आज तक पुलिस बुलाती रही, हम कहीं नहीं गए। हमने पुलिस को कह दिया, लिख के दिया बाकायदा, पुलिस को पूछताछ करनी है, यहां आ जाए आंदोलन में, हम नहीं जाएंगे उसके पास में। न पुलिस आई, न हमारे किसी साथी का भी कोई बाल बाका कर पाई। और 13 महीने बाद, हालांकि मैंने इसकी घोषणा इससे 9 महीने पहले ही, जब रुद्रपुर में बहुत बड़ी किसान रैली हुई थी, उसी किसान रैली में मैंने कहा था कि सरकार की इतनी औकात नहीं है कि किसी कानून वापस न ले, उसे लेने ही पड़ेंगे। और 13 महीने बाद सरकार ने कानून वापस लिए। अगर आप लड़ोगे, आपको आपका हक मिलेगा। और वर्तमान में जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ आपके डर का फायदा उठा रही है। जिस दिन आपने डरना छोड़ दिया, सरकार मैदान छोड़कर उसी दिन भाग जाएगी, उसी दिन। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ध्यान रखना, 2024 के चुनाव में अगर ये चुनाव ईवीएम से हुआ तो आप बीजेपी को सत्ता में आने से नहीं रोक सकते। और अगर बीजेपी सत्ता में 2024 के चुनाव में आई, उसके बाद इस देश में कुछ बचेगा नहीं। चुनाव बंद, संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म। आज जो आप ये घूम लेते हो ना, आज जो आप जो भी कुछ बोल लेते हो, कहीं भी आ जाते हो,
कुछ भी कर लेते हो, सब बंद हो जाएगा। ये तुम्हारी ताकत नहीं है, ये संविधान की ताकत है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। ये संविधान की ताकत है कि तुम सरकार के खिलाफ बोल भी पाते हो। इसलिए इस संविधान को बचाना और इस लोकतंत्र को बचाना और इस देश को, समाज को बचाना, उसके लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा साथियों। और इसीलिए हमने सुंदर नगरी से अपनी पार्टी की शुरुआत करी है दिल्ली में। आप कहोगे सुंदर नगरी से ही क्यों? भाई मैं तो यही कहूंगा कि सुंदर नगरी ही इस दिल्ली का इतिहास रचती है। सलीमपुरिया साहब कहां गए? सलीमपुरिया साहब, भाई आप ही सारे तो लोग थे जिन्होंने यहां इस देश में जो सबसे बड़ा जो झूठा है, उसके बाद में दूसरे नंबर का झूठा है छोटा रिचार्ज केजरीवाल, उसको तुम्ही ने तो बना के भेजा। भाई सुंदर नगरी के तो लोग हो। और सुंदर नगरी जैसी पहले थी, मैं समझता हूं उससे बेहतर तो नहीं हुई है, बुरी हो सकती है। लेकिन जो लोग यहां से सत्ता में पहुंच के, जिनको आपने सत्ता में भेज दिया, आज उनकी क्या स्थिति है? आज उनकी स्थिति यह है कि आपसे सीधे वो बात भी नहीं करते। और वही केजरीवाल है जिसने अनुसूचित जाति यानी एससी समाज का 50,000 करोड़ रुपया गबन कर रखा है। 50,000 करोड़। ताली बजा रहे इस बात पे भी? गबन कर रखा है, इस पर ताली बजा रहे हो? अब इसमें तो शर्म करनी चाहिए। जिस आदमी ने आपके हक का 50,000 करोड़ रुपया गबन कर रखा है, और दिल्ली हाई कोर्ट में भाई महमूद पराचा ने उसके खिलाफ मुकदमा डाल रखा है कि ऐसी सब प्लान का पैसा जो कहां है लाओ उसे दे। अगर वो पैसा आपकी भलाई के लिए लग गया होता तो सुंदर नगरी वाकई में सुंदर नगरी हो गई होती। इस दिल्ली में जितनी बुरी हालत है कॉलोनियों की, आप कहीं चले जाओ, चाहे मुस्तफाबाद में चले जाओ, चाहे करावल नगर में चले जाओ, चाहे सुंदर नगरी में हो, चाहे आप सीरमपुर में हो, चाहे सीमापुरी में हो, और आगे चले जाओ, आप वेलकम में चले जाओ, कहीं भी जितनी बुरी हालत है, इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? यही सरकारें हैं। ये आपका वोट लेती हैं। आपके वोट लेने के लिए आपको लालच भी देती हैं, आपके पैर भी पड़ सकती हैं। आप जो कहोगे वो कर लेंगे वोट लेने के समय, लेकिन जीतने के बाद आप कौन हो? वो कहता ना हम आपके हैं कौन? कोई नहीं, आपको कोई नहीं पूछता। ऐसे लोग आपने बना के भेजे। तो ऐसे लोग जिन्होंने आपकी पीठ में छुरा भोंका है, ऐसे लोग जिन्होंने आपको धोखा दिया है, ऐसे लोगों की सत्ता से उखाड़ कर फेंकने के लिए हमने सुंदर नगरी को चुना है। यही से वो पैदा हुए थे और यही सुंदर नगरी के माध्यम से उन्हें दफन करेंगे, सत्ता से निकालकर बाहर करेंगे। इसलिए चुना है। और अब तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं, मैं नहीं जानता कि तुम मुझे क्या समझते हो, या तुम हमारे साथियों को क्या समझते हो, हमारी टीम को क्या समझते हो, हमारी पार्टी को क्या समझते हो। पर मैं तो जितने दिन से यहां देख रहा हूं, मेरे प्रति लोगों का प्यार, लोगों का सम्मान जिस तरह से लगातार बढ़ता चला जा रहा है, मैं तो यही कह सकता हूं कि सुंदर नगरी अब मेरा घर बन चुका है। और अपने इस घर को संवारने के लिए, सुधारने के लिए, इसको बेहतर बनाने के लिए, इस परिवार के हर व्यक्ति को सुख सुविधाएं देने के लिए, उसके दुखों को दूर करने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ा, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी पूरी ताकत के साथ में इस लड़ाई को, इस संघर्ष को करेगी। मैं कहता हूं कितना भी बड़ा अपराधी हो, लेकिन हर किसी के विषय में अगर कार्रवाई होगी तो कानून के तरीके से ही तो होगी। अगर हर कोई हथियार उठा लेगा तब तो फिर यह क्या होगा? गुंडों का राज होगा। जो भी ज्यादा किसी के विषय में कोई बोलेगा, निकालेगा पिस्टल, काम खत्म, यही होगा ना? क्या ऐसा राज होना चाहिए? नहीं। अगर ऐसा राज होगा तो यह गुंडा राज होगा, और गुंडा राज में कम से कम गरीब, शोषित, पीड़ित, दबा कुचला, उसकी कोई पूछ नहीं होती, उसकी कोई सुरक्षा नहीं होती, उसके साथ जो चाहे जैसा चाहे गुंडे करते हैं। तो हमें गुंडों का राज नहीं चाहिए, हमें संविधान का राज चाहिए और हमें कानून का राज चाहिए। और अगर आपको संविधान और कानून का राज चाहिए तो साथियों,
आपको अपनी वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। वोट की ताकत जिसे तुम इतना साधारण समझ लेते हो, जिस वोट की ताकत की तुम कभी कीमत ही नहीं करते, वो वोट की ताकत आपको मालूम भी नहीं है। कितनी मेहनत के बाद, कितनी लड़ाई के बाद, कितने संघर्षों के बाद आपको एक वोट की ताकत मिली। आज आपकी जो वोट है, बेशक आप अनपढ़ हो, बेशक आप गरीब हो, आपके पास झोपड़ी भी हो ना हो, अगर आप वोटर हैं तो आपकी वोट की भी ताकत उतनी है जितना अंबानी और अडानी जो खरबपति हैं, जिनके पास पैसे का पता ही नहीं, जितनी उसकी वोट की ताकत है उतनी ही आपकी वोट की ताकत है। अगर आप इसकी कीमत समझो तो देश का प्रधानमंत्री, उसकी भी वोट की उतनी ही ताकत है जितनी आपकी वोट की ताकत है। देश का राष्ट्रपति, देश का कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, कितना बड़ा पूंजीपति, जितनी उसकी वोट की ताकत है वही आपकी वोट की ताकत है। इतना बड़ा अधिकार आपको दिया और आप इसको समझते नहीं। अगर आप समझते तो जिस तरह से अभी कपिल जी ने शुरू में बताया कि इस सीलमपुर विधानसभा में, ये सीमापुरी विधानसभा में 18,000 वोट काटी गई, 18 लोग तो निकल कर आते बाहर, एक भी नहीं आया। क्या बोलूं उनको, जिंदा या मुर्दा? क्या बोलूं, मुर्दा। 18,000 में से एक व्यक्ति निकल कर नहीं आया जो ये कहता मेरी वोट काटी गई है, मैं एसडीएम के खिलाफ, डीसी के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, मेरी लड़ाई लड़ो, हम लड़ते आपकी लड़ाई। एक नहीं आया। देखते देखते 4 महीने हो गए, लेकिन अब देखेंगे नहीं, अब हम ही लड़ेंगे और हम ही जिनकी वोटें कटी हैं उनसे प्रयास सिर्फ इतना निवेदन करेंगे, अरे मुर्दों कुछ और नहीं कर सकते तो इतना ही कर दो, जिसकी वोटें जितनी कटी है लिख के फॉर्म भर के हमें दे दो, हम ही लड़ लेंगे डीसी से, हम ही लड़ लेंगे एसडीएम से, हम ही मुख्यमंत्री से लड़ लेंगे और हम ही बता देंगे उसे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है कि वोट काटने का नतीजा क्या होता है, हम ही कर लेंगे। लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं मुर्दे, या मुर्दों को भी उठा के लाया जाएगा सिर्फ फॉर्म भरवाने के लिए। खैर जो भी करना होगा वो काम हम करेंगे। और अब बहुत जल्दी अगले महीने 31 मई से पहले पहले वो काम जिनकी वोट कटी उसका पूरा डाटा कलेक्ट करने का काम हम लोग शुरू करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।